नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के साथ बैठक कर उनके कामकाज का ब्यौरा समझने की कोशिश की। आप इसे रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं या फिर सरकार की ये कोशिश कि कैसे सरकार का कामकाज आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और दिशा क्या है, मंत्री क्या उसी आधार पर अपने मंत्रालय का काम कर रहे हैं। वाकई में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती ये कि तकरीबन 2 साल का वक्त गुजर रहा है जबकि उनकी सत्ता सरकार बनी हुई है। ऐसे में अगर उनकी सरकार को लेकर लोकप्रियता में कमी आती है तो जाहिर सी बात है 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना शुरू कर दिया है कि तमाम मंत्री और उनके मंत्रिमंडल सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं, और इसी का आकलन आज दिल्ली में हुआ। केंद्र में सरकार बने 1.5 साल का वक्त गुजरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में मंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड भी मांग लिया। सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रालयों के कामकाज में जिस मुस्तैदी की उम्मीदें पाले बैठे हैं उसमें जरा भी कोताही नहीं देखना चाहते। प्रधानमंत्री ने खुद मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। नहीं, इस विषय पे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री का बैठना, नित्य प्रति विचार विमर्श करना, सलाह मशविरा करना तो सहज और स्वाभाविक बात है। इसको किसी अन्य रूप में देखना कतई उचित नहीं। संसद भवन में कई मंत्रियों ने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के सामने रखा। मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रियों ने अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा 2 और लोकसभा क्षेत्रों के कामकाज पर रिपोर्ट सौंपी। प्रधानमंत्री को लोगों के फीडबैक के बारे में भी विस्तार से बताया गया। पीएम ने खास तौर से सरकारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, खाद्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के सचिवों ने भी अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड सरकार के सामने रखा। सरकार जानती है कि आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। कई राज्यों में न केवल चुनाव है बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। लिहाजा पीएम मोदी की ये क्लास अब हर महीने के आखिरी बुधवार को लगेगी। मोदी सरकार के सत्ता में आए 19 महीने से ज्यादा का भी वक्त हो गया, लेकिन सरकार की उस तरह की छवि नहीं बन पा रही है जिस बात का दावा किया जा रहा था। यही वजह है कि सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और उसमें जरूरी बदलाव कर सरकार की छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। दरअसल मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय यह है कि धीरे धीरे सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है। लोगों को अब सरकार से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही। योजनाओं की घोषणा बड़े पैमाने पर सत्ता में आने से पहले और उसके बाद मौजूदा सरकार ने की, लेकिन उन योजनाओं का कार्यान्वयन अभी पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा। इसी वजह से लोकप्रियता में कोई घटौती न हो जाए, किसी तरह की कटौती न हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोर शोर से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि आर्थिक विषय पर कम से कम देश पे तरक्की बनती रहे। रोजगार के 10 लाख अवसर प्रतिवर्ष प्रदान करने की बातों को सामने रखा गया था, लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि शायद 2 लाख लोगों को भी नौकरियां हर साल नहीं मिल पा रही। जाहिर सी बात है सरकार अब चिंता में है कि क्या लोग सरकार से अब विमुख होते दिखाई देंगे। दूसरी बड़ी खबर, पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत होनी थी, जो जनवरी के महीने में होनी थी लेकिन उसे स्थगित किया गया था, ऐसा माना जा रहा है कि 6 या 7 फरवरी को विदेश सचिव स्तर की बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। तारीख अभी पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं की गई है, न ही उसका औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश मिलकर फरवरी में इस बैठक को अंजाम देना चाहते हैं ताकि आगे के दिशा निर्देश के स्तर पर यह तय हो कि दोनों देश कैसे बातचीत के इस पूरे डगर को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ पठानकोट आतंकी हमले को लेकर भारत ने जो नए सबूत पाकिस्तान को पेश किए हैं उस संदर्भ में भी बातचीत होने की गुंजाइश बताई जा रही है। अब इसके साथ एक दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी चाल चली जा रही है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। 26 जनवरी को ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बलून्स पाकिस्तान के जरिए छोड़े गए थे। उनमें से एक बलून बाड़मेर की सीमा को लांघता हुआ हिंदुस्तान आ पहुंचा। उसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया। लेकिन अब सवाल यह उठने लगा है कि पाकिस्तान ऐसे बलून क्यों भेज रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कोई बलून दिल्ली के ऊपर भी देखा गया है।
सवाल यहां यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में जासूसी करने के लिए बलून में कैमरे लगाकर भेज रहा है, क्योंकि अगर रक्षा मंत्रालय की बात कही जाए तो रक्षा मंत्रालय इस पर काफी सख्त है और रक्षा मंत्रालय का यह मानना है कि यह भारत की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा सेंध है। 26 जनवरी को बाड़मेर में नजर आए संदिग्ध बैलून को एयरफोर्स ने अटैक कर गिरा दिया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान से सटी सीमा बाड़मेर के पास वायुसेना को जब ये संदिग्ध बैलून नजर आया तो एयरफोर्स के सुखोई विमान के जरिए बैलून पर कई राउंड फायर किए गए। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि बैलून पाकिस्तान की तरफ से आया था। इसका मकसद क्या था, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। बाड़मेर में मिले बैलून की तफसील से जांच की जा रही है। रेडियो सोडे जो बैलून है यही हो सकता है, और ये अभी अगर उसको देखा जाए कि ये क्या चीज है वो जांच के बाद पता लगेगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका की एक कंपनी का बना था बैलून। बैलून में हीलियम गैस भरी थी। इस चमकदार बैलून का व्यास 3 मीटर था। इस पर हैप्पी बर्थडे लिखा गया था। ये जैसलमेर में 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो ये बैलून भारत के रिस्पांस टाइम का अंदाजा लगाने के लिए छोड़ा गया था। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के साथ भी साझा की है। पूरे सबूतों के साथ जल्द ही ये मुद्दा पाकिस्तान के हुक्मरानों के सामने भी उठाया जाएगा। जिस गांव में बैलून को गिराया गया वो सीमा से महज 125 किलोमीटर दूर है। लिहाजा हिंदुस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सीमा से लगे इलाकों में अलर्ट मोड में आ गई हैं। बाड़मेर से मनीष भट्टाचार्य के साथ टीम न्यूज नेशन। सत्ता के गलियारों में सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की ये नई साजिश है, और इस साजिश को देखते हुए क्या विदेश सचिव स्तर की बातचीत को अंजाम दिया जाना चाहिए। अब कुछ वक्त बाद ही इस पर स्पष्टता हो पाएगी। अब आइए बात करते हैं कैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अरुणाचल प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी ने एक तरह से अब पूरी तरीके से अपनी बातों को सामने रखा है और अरुणाचल प्रदेश को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यपाल से भी नोटिस देकर यह जानने की कोशिश की है कि दरअसल वहां स्थिति क्या है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ये मान रही है कि राज्यपाल शासन लगाकर, यानी यूं कहें कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाकर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के साथ नाइंसाफी की है और इसे राजनीतिक विदेश के अलावा और किसी नजरिए से नहीं देखा जा सकता। पहले राजनीतिक जंग और अब कानूनी लड़ाई। अरुणाचल प्रदेश की सियासी कलह से शुरू हुआ घमासान देश की सबसे बड़ी अदालत के दर पर आ पहुंचा है। सियासी उठापटक के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया तो कांग्रेस मामले को कोर्ट तक खींच लाई। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर तल्ख रुख अख्तियार करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन एक बेहद गंभीर मामला है। राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखुवा की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाए। जब तक अदालत को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की वजह नहीं बताई जाती, आगे सुनवाई नहीं की जा सकती। जो दावे किए जा रहे हैं अगर वही वजह नहीं है तो ये अलग तरह का खेल है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश के राजभवन से जवाब तलब किया है। इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार हुई है, पहले नहीं हुई है। पहले भी सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल की रिपोर्टों को देखता रहा है और राज्यपाल ने कोई गलत काम नहीं किया। जो भी सुप्रीम कोर्ट चाहेगा हम वो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देंगे। सभी पक्षों को शुक्रवार तक अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कोर्ट में कानूनी जोर आजमाइश चल रही है तो कोर्ट के बाहर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है और ये मैटर अभी सब जुडिस है और मैं सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करता हूं, जुडिशरी को विश्वास करता हूं और संविधान को विश्वास करता हूं। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा उसका हम लोग मानेंगे। जहां तक राष्ट्रपति शासन का इश्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इसको आइन के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इस पर राजनीति से बचना चाहिए। तकनीकी तौर पर कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई थी, जिसे अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने उठाया। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी अपील में बदलाव कर सकते हैं। टीम न्यूज नेशन।
अरुणाचल प्रदेश का ये पूरा मामला इतना पेचीदा हो चुका है कि इसमें अगर आप सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की बात करें तो अपने आप में आंकड़े बहुत ज्यादा ही आगे पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार वाकई में अरुणाचल प्रदेश के साथ कुछ अलग ही व्यवहार कर रही, वरना यह संभव नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जहां राज्यपाल एक महीने पहले ही विधानसभा का सत्र खुद अपनी मर्जी से बुला लें। राज्यपाल की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं दिल्ली की। तनख्वाह को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई है। एमसीडी के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन बकाया है, लेकिन एमसीडी का दावा है और उनका मानना है कि दिल्ली की सरकार उन्हें फंड्स जारी नहीं कर रही। दिल्ली की सरकार एमसीडी के सामने खड़ी हो रही है और दिल्ली सरकार और एमसीडी की तकरार का खामियाजा उठाएगी दिल्ली की जनता। यानी कि तैयार हो जाइए फिर कुछ ऐसे दिनों या फिर महीनों के लिए जहां न तो कूड़ा कचरा उठाया जाएगा, न नलों में पानी होगा और न ही व्यवस्था होगी। क्या होगा वाकई में दिल्ली वाले ना जाने तो बेहतर है। आम आदमी की सरकार के खिलाफ आम आदमी का मोर्चा। एमसीडी के वो कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं जिनके लिए अपने परिवार का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो गया है। दिल्ली एमसीडी के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी कामकाज बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों की मांगे तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग तनख्वाह को लेकर है। कई महीनों से ना तो सैलरी मिल रही है और ना ही दूसरे फंड का भुगतान हो पा रहा है। 50 साल में कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया। ये कहने की दिल्ली सरकार और बीजेपी की दोनों की खींचतान है, उसके हम भुगतभोगी हैं, उसमें पिस रहे, दोनों के बीच की लड़ाई में हम पिस रहे कि नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी तनख्वाह नहीं मिल रही, जो एरिया रुके पड़े वो नहीं मिल रही, 10 साल से वर्दी नहीं मिली। केंद्र और दिल्ली सरकार की खींचतान का नतीजा एमसीडी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इन कर्मचारियों की ना तो कोई सुध लेने वाला है और ना ही जख्मों पर मरहम लगाने वाला, जबकि इनके नाम पर सियासी बयानबाजी का शोर जरूर सुनाई दे रहा है। उनकी रोजी रोटी का सवाल है। 3 महीने 4 महीने 6 महीने से वेतन नहीं मिला है और दिल्ली सरकार 600 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन पे खर्च कर रही है। हमने मंचों पर खड़े होकर चिल्लाए थे कि हम सारे टेम्परेरी कर्मचारी नहीं रहने देंगे, सबको पक्का कर देंगे, इनकी जितनी समस्या है सबको सुलझाएंगे। आज बिल्कुल उसका बरक्स है, उल्टा है बिल्कुल। देखिए, बहुत बदमाशी कर रहे हैं एमसीडी के जो बड़े अधिकारी हैं और एमसीडी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और ये अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं इस तरीके से। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती तो बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसी हड़ताल का खामियाजा दिल्ली वाले पहले भी भुगत चुके हैं, जब राजधानी कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई थी। सैयद आमिर हुसैन के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रोहित की आत्महत्या के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि राजनीति तो जबरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन उनको इंसाफ दिलाने वाला शायद आज कोई नहीं है। यही स्थिति है कि उनकी मां की तबीयत भी खराब है। इसके बावजूद रोहित के नाम पर राजनीति बस होती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि देश में दलित राजनीति पर रोटियां सेकने वाले कई लोग खड़े हो गए। रोहित वेमुला सुसाइड मामले पर हैदराबाद से दिल्ली तक संग्राम जारी है। एक तरफ हैदराबाद में छात्र लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में भी छात्रों ने मार्च निकाला। हैदराबाद में रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र संगठन लगातार अनशन कर रहे हैं। हड़ताली छात्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं रोहित की मौत के 10 दिनों बाद एक्टिंग वीसी का चार्ज लेने पहुंचे विपिन श्रीवास्तव को छात्रों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। अभी भी कोई बिगड़ा नहीं। केंद्र सरकार इमीडिएट कोई तवज्जो लेके और वो फैमिली को फायदा करके आइंदा से ऐसा हरकत नहीं करे। सरकार एबीवीपी का, आरएसएस का अड्डा छोड़ दे के पढ़ने का काम करिए। दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में जेएनयू के छात्रों ने रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। छात्रों का हुजूम जैसे ही एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों के साथ पुलिस वालों की झड़प भी हो गई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया।
दलित छात्र के सुसाइड के मामले में, रोहित वेमुला के मामले पर यहाँ पे जेएनयू के छात्रों को और आयशा के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उनको गिरफ्तार यहाँ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको गिरफ्तार करके पुलिस जो है डिटेन कर रही है, यहाँ से खदेड़ रही है। तोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया और ये 200 पुलिस हम 3 लड़की को उठा के ले रहे हैं। देखिए कोई और प्रोटेस्टर्स रखी हुई है कि दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है इस देश में, ये नापसंद लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। हमारा डिमांड है बंगाल को गिरफ्तार किया जाए, स्मृति ईरानी इस्तीफा दे और ये व्यवहार देखिए पुलिस का कि छात्रों पे किस तरीके से दमन किया जा रहा है। हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। रोहित मामले में शुरुआत में जो चूक हैदराबाद से दिल्ली तक हुई, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। पीएम के बयान के बावजूद छात्रों का गुस्सा नहीं थम रहा। हैदराबाद से रोहित सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। अब जरा ये रिपोर्ट आपको पाकिस्तान से दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का झंडा लहराए और विराट कोहली का फैन होने का दावा करे तो उसके साथ क्या होगा, शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी हां, ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान में बस जेल में भर दिया जाएगा और इस शख्स के साथ भी यही हुआ। आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरानों की मानसिकता है क्या आप इसे समझ सकते हैं? अगर हिंदुस्तान में कोई पाकिस्तानी झंडा लहराए तो शायद हम कुछ भी नहीं करते। जम्मू कश्मीर में हर शुक्रवार को होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई हिंदुस्तान का झंडा लहरा दे तो उसे जेल में भर दिया जाता है। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। T20 मुकाबले में हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाना पाकिस्तान के एक फैन को भारी पड़ गया। पाकिस्तान में टीम इंडिया की जीत पर तिरंगा फहराने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को जब भारत ने करारी शिकस्त दी, इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली। ऐसे में विराट का दीवाना प्रशंसक उमर दराज खुद को रोक नहीं सका और उसने अपने घर में तिरंगा फहरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक उमर दराज ने कहा कि मैं विराट कोहली का फैन हूँ, मुझे इसी रूप में देखा जाना चाहिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के बाद जब उमर के घर छापा मारा गया तो उसकी छत पर इंडियन फ्लैग था। उमर ने घर की दीवारों पर विराट कोहली के कई पोस्टर्स भी लगा रखे थे। उमर दराज नाम के शख्स को फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। जरा सोचिए, हम दोनों देशों के बीच बातचीत कर एक सुलह का रास्ता निकालने की बात करते हैं या सोचते हैं, क्या वाकई में इसकी कल्पना भी की जा सकती है? एक फैन विराट कोहली का, एक हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं होता। ये है पाकिस्तान की तासीर। रुक रहे हैं बस कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे दुनिया भर की तस्वीरें, कैसे हो रही है बर्फबारी और दुनिया हो जा रही है थम। हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में जिस कदर ठंड है, दुनिया के कई हिस्सों में उससे कहीं ज्यादा ठंड है। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जम जाएंगे आप। ये तस्वीरें हैं 2 सुपर पावर देशों की जो इस वक्त सबसे बड़ी आफत से जूझ रहे हैं। भयानक सर्दी और बर्फबारी ने यहाँ के लोगों को घर में कैद कर दिया है। हालांकि अमेरिका में कोहराम मचाने वाला बर्फीला तूफान स्नोजिला खत्म हो गया है, लेकिन ये तूफान अपने पीछे छोड़ गया है बर्फ ही बर्फ। हर जगह फैली कई फीट बर्फ को हटाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। बर्फ में फंसी कारों को निकाला जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं ताकि सबसे पहले यातायात पटरी पर लौटे। वॉशिंगटन डीसी में लिमिटेड मेट्रो, रेल, बस सर्विस शुरू हो चुकी हैं। मुसाफिरों से इसका किराया नहीं लिया जाएगा। कई शहरों में स्कूल और सरकारी, प्राइवेट दफ्तर खुल गए हैं। हवाई यात्रा फिर से बहाल की गई है। सुपर क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।